हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ लिया है, जो कि था रेस्पिरेटरी पैसेज एंड स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, या कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ब्रीदिंग में दो स्टेप होते हैं, एक इंस्पिरेशन होता है, एक एक्सपिरेशन होता है। आज हम समझेंगे कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हमारे बॉडी में किस तरह से होता है, आखिर वो मैकेनिज्म क्या है जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के बाहर आती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म है आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए हम जानते हैं ब्रीदिंग में दो स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचा देना, लंग्स तक पहुंचा देना। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसे हम इनहेल करेंगे और ये ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच जाएगा। तो अब जरा देखते हैं कि किस तरह से इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। देखिए हम ये एक बात जानते हैं कि कभी भी गैसेस का अगर मूवमेंट होता है, कहीं भी गैस अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अगर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस का मूवमेंट होता है, तो वो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा गैसेस हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इंस्पिरेशन हमें कराना है, यानी कि हमें ऑक्सीजन को, मतलब जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे हमें अपने लंग्स तक पहुंचाना है। यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि वहां से हमें ऑक्सीजन को लाना है। और लंग्स तक पहुंचाना है तो लंग्स लो प्रेशर रीजन होना चाहिए, यानी कि हाई प्रेशर रीजन होना चाहिए एटमॉस्फेयर और लो प्रेशर रीजन होना चाहिए हमारा लंग्स। ठीक है, ताकि हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से अपने लंग्स तक पहुंचा दें। देखिए हमारे जो लंग्स का प्रेशर है इसको तो हम कम नहीं कर सकते। हमारा टारगेट तो यही है कि लंग्स में हम लो प्रेशर रीजन बना दें, लेकिन हम लंग्स के प्रेशर को कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बात हम जानते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि अगर हमें प्रेशर को कम करना है लंग्स के, तो हम लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ा दें। हम लंग्स के प्रेशर को तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। अगर हम लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा पूरा फोकस जो होना चाहिए, पूरा टारगेट होना चाहिए, वो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने का होना चाहिए, ताकि जब वॉल्यूम बढ़े तो प्रेशर अपने आप कम हो जाए। और आप एक बात याद रखेंगे, जितने भी स्टेप्स अभी मैं बता रहा हूँ कि लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाना है, प्रेशर को घटाना है, ये सारी चीज़ें इंस्पिरेशन में है। इसकी जस्ट अपोजिट चीज़ें एक्सपिरेशन में हो जाएंगी। तो इसको अभी ही समझ लेंगे तो एक्सपिरेशन समझना आसान होगा। अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस है लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाना। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, या हम कहें लंग्स के प्रेशर को कम कर सकते हैं। वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए, तो हम जानते हैं जो हमारा लंग्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है थोरैसिक कैविटी में। तो अब हमारा टारगेट क्या है, इस थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाना, जिससे कि थोरैसिक कैविटी का प्रेशर घट जाए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं जरा कि इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए जो थोरैसिक कैविटी है वो जरा बताइए, डायग्राम आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जो हम देख रहे थे कि लंग्स के बाहर ऐसा एक रिब केज होता है। ठीक है, लंग्स के बाहर रिब केज होता है, आगे स्टर्नम होती है। ठीक है, नीचे डायाफ्राम होता है, एक डोम शेप का स्ट्रक्चर डायाफ्राम पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो थोरैसिक कैविटी है वो दोनों तरफ से रिब केज से बना हुआ है, आगे स्टर्नम से बना हुआ है और नीचे डायाफ्राम से बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है। तो वॉल्यूम को बढ़ाने का मतलब क्या कर सकते हैं हम, पहली चीज रिब्स को क्या कर दें,
आउटवर्ड मूव करा दें। रिब्स जब बाहर की तरफ मूव करेगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। उसी तरह अगर स्टर्नम आउटवर्ड प्लस फॉरवर्ड बाहर और आगे की तरफ मूव करे, स्टर्नम यहां होता है, तो ये अगर बाहर और आगे की तरफ मूव करे तो भी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। रिब्स बाहर की तरफ हो जाएंगी, स्टर्नम बाहर और आगे की तरफ हो जाएगा। उसी तरह देखिए तीसरा है, वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम अगर डाउनवर्ड यानी कि नीचे चला जाए, डायाफ्राम ऐसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, अगर ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो असल में शिफ्ट नहीं होगा, ये ऐसे डोम शेप का होता है। तो ये डोम शेप से अगर फ्लैट हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ चला गया। तो यहाँ पे डाउनवर्ड का मतलब है कि जो हमारा डायाफ्राम है वो कैसा हो जाए, वो फ्लैट हो जाए। वैसे कैसा होता है, ये डोम शेप का होता है, ऐसे रहता है, कर्व्ड रहता है। अगर इसे फ्लैट कर दें तो जाहिर सी बात है, अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसे है और वो ऐसे हो जाए तो जो इतना डिस्टेंस है वो तो कम हो गया ना, पहले ऐसे था अब ये ऐसा हो गया, तो इतना डिस्टेंस देखिए नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो बस ये तीन काम अगर हम करा दें तो क्या होगा, हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक बात और, ठीक है, 10th लेवल पे थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाएगा, बट हम मान के चल रहे हैं कि आपको ओलंपियाड भी देना है, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। एक मसल्स होती है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये होती क्या है, जो रिब्स हैं उन दो रिब्स के बीच में स्पेस होता है, तो दो रिब्स के बीच में कुछ मसल्स पाई जाती हैं जो रिब्स के बाहर की तरफ से भी लगी होती हैं और कुछ अंदर की तरफ से भी लगी होती हैं। तो जो अगर बाहर की तरफ से लगी हैं तो उन्हें कहा जाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। इंटर का मतलब बीच होता है, तो एक्सटर्नल मतलब बाहर होता है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यानी कि वो मसल्स जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है लेकिन बाहर की तरफ से। उसी तरह एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के बीच में है लेकिन अंदर की तरफ से प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स बाहर की तरफ मूव होंगी, और वही हम चाहते भी हैं कि रिब्स आउटवर्ड मूव कर जाए। तो ये चार चीजें हो जाएंगी अगर रिब्स बाहर की तरफ मूव हो जाएगा, स्टर्नम बाहर और आगे की तरफ मूव हो जाएगा, उसी तरह डायफ्राम फ्लैट होके डाउनवर्ड की तरफ मूव हो जाएगा, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा कि रिब्स को बाहर की तरफ ले जाएगा। तो ये चार स्टेप होगा तो इसका वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, और हमारा थोरेसिक कैविटी का प्रेशर घटने की वजह से ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ये इंस्पिरेशन का प्रोसेस। अब सेम आप यही कर लें, जितनी चीजें हैं उसको उल्टा कर दीजिए, वो एक्सपिरेशन के लिए हो जाएगा। तो यहीं से आपको चीजें चेंज करके बता देते हैं। ठीक है, देखिए अब जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन में बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है लेकिन लंग्स से बाहर निकालना है, यानी कि हाई प्रेशर कहाँ होना चाहिए, लंग्स में होना चाहिए। लो प्रेशर कहाँ होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हमें तो बाहर निकालना है ना। तो अंदर की तरफ ज्यादा प्रेशर, बाहर की तरफ कम प्रेशर, तो अंदर से बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो हम जानते हैं लंग्स का अगर हमें प्रेशर बढ़ाना है तो वॉल्यूम घटाना पड़ेगा। हमें लंग्स का प्रेशर बढ़ाना है तो वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में, तो ये थोरेसिक कैविटी का हमें वॉल्यूम घटाना है ताकि प्रेशर बढ़े। अब देखिए रिब्स जो बाहर की तरफ मूव हो गई थी उन्हें अब क्या करना पड़ेगा, अंदर की तरफ मूव करना पड़ेगा, यानी कि जो रिब्स आउटवर्ड मूव किए थे उन्हें अब इनवर्ड मूव कराना पड़ेगा। उसी तरह जो स्टर्नम आउटवर्ड मूव किया था उसे इनवर्ड करना पड़ेगा, और जो फॉरवर्ड मूव कर गया था उसे अब बैकवर्ड मूव कराना पड़ेगा, मतलब जो आगे बढ़ गया था उसे अंदर करना पड़ेगा। तो रिब्स इनवर्ड आ गई जो बाहर चली गई थी, उसी तरह स्टर्नम अंदर और पीछे की तरफ आ गया। डायफ्राम जो डोम से फ्लैट शेप का हो गया था
उसे अब वापस फ्लैट से डोम शेप का कराना पड़ेगा। यानी कि जो ये डाउनवर्ड चला गया था, नीचे की तरफ चला गया था, उसे अब हम अपवर्ड ऊपर की तरफ ले आएंगे। उसी तरह एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रिब्स बाहर हो गई थी, तो अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिब्स अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ये 4 काम होने से, जो जस्ट अपोजिट है इंस्पिरेशन के लिए, उसी तरह ये 4 काम होने से वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा और हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा लंग्स में, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को मूव कराना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये पूरा मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का कि किस तरह से ऑक्सीजन अंदर आता है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो।